नमस्कार दोस्तों। 11 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। उस दिन से लेकर आज दिन तक 3 नए आपराधिक कानून हैं, वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। सरकार इसको याद 2025 को राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन तीनों कानूनों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था और ये बताया था कि ये जो कानून है ये भारत में 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े सुधार हैं। सरकार इसको लगातार प्रमोट किए जा रही है। वास्तव में ये आपराधिक कानून क्या है, आपकी परीक्षा के लिए कोई भी टॉपिक हॉट टॉपिक तब बन जाता है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और उस राज्य के मुख्यमंत्री बार बार उन कानूनों का कहीं ना कहीं जिक्र करे। सरकार इसको अपनी एक उपलब्धि के रूप में देख रही है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और आरएएस के सिलेबस में ये तीनों नए आपराधिक कानून और साथ में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं और उनसे संबंधित प्रावधान हैं उनको जोड़ा गया है। तो महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं वो इन 3 नए आपराधिक कानूनों में समाहित हो जाते हैं। ये क्लास है स्पेशली राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 के एग्ज़ाम के लिए। मेरा ये मानना है कि यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 सवाल परीक्षा में देखने को मिलेंगे और ये क्लास मैं अपने आप में इतनी कम्प्रीहेंसिव बना रहा हूँ कि इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, जब ये कानून लागू हुए थे, ये कानून लागू हुए 1 जुलाई 2024 को। पुलिस कंफ्यूज थी, कोर्ट्स कंफ्यूज थे। मोटी मोटी किताबें लेके हम पुलिस वाले समझ रहे थे कि कैसे करें, कैसे कर पाएंगे, लेकिन आपको इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज इन कानूनों को लागू हुए 1.5 वर्ष का समय हो गया है और कोई भी कानून है वो एग्जीक्यूशन के बाद उसका जो पक्ष है वो समझ आता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब 3 नए आपराधिक कानून क्या हैं? तो देखो, 3 नए आपराधिक कानूनों की बात करते हैं। आवश्यकता क्यों से पहले हम बात करते हैं कि 3 नए आपराधिक कानून क्या है। देखो, बहुत सरल शब्दों में बताता हूँ। 2 प्रकार के कानून होते हैं। एक तो सिविल या दीवानी मामले, जैसे लेन देन, संपत्ति संबंधी विवाद हैं, वो सिविल मामले होंगे। आपराधिक कानून, आपराधिक स्टेट के विरुद्ध कोई, राज्य के विरुद्ध कोई भी अपराध, सिक्कों का कूटकर्ण कर रहा हो, कोई देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंच रहा हो, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस, आप किसी के साथ मारपीट करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, हत्या का प्रयास कर देते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस, ये सारे के सारे ऑफेंस। जब अंग्रेज, इसको और सरल शब्दों में समझना चाहें, अंग्रेज जब भारत आए तो उससे पहले भारतीय न्याय प्रणाली 2 तरीके से काम कर रही थी। जहाँ जहाँ हिंदू राज्य थे वो सारे के सारे न्याय कर रहे थे स्मृति ग्रंथों के आधार पर, जैसे मनुस्मृति के आधार पर वो कर रहे थे, जिसमें चोरी के लिए ये स्पेसिफिक दंड होगा। जो मुस्लिम राज्य थे वहाँ सारे के सारे कुरान और शरीयत के अनुसार कानून चल रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध किया, कोडेड किया। आप याद करो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पहली बार लॉ कमीशन या विधि आयोग की स्थापना की गई और उस लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों से एक नई चीज बन के तैयार हुई जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो समझना, 1 जुलाई 2024 से पहले भारत में कानून कैसे काम कर रहे थे उनको देखना। जैसे 1 जुलाई 2024 एक डिवाइडिंग लाइन है। इस लाइन से पहले भारत में क्या हो रहा था, एक तो थी आईपीसी। आईपीसी है इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता भारत में
1861 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, जो तो आपके पॉलिटी के सिलेबस में 1833 के चार्टर एक्ट में एक लॉ कमीशन का प्रावधान किया गया था। उस लॉ कमीशन के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की रिकमेंडेशन पे 1860 में बन के तैयार होगी भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड। अब इस इंडियन पिनल कोड में क्या है, इसमें सिंपली कोई बात कब अपराध होगी और उस अपराध के लिए सजा क्या होगी, इसको परिभाषित किया गया था। तो इसमें थी दो चीजें थी, एक तो अपराध की परिभाषा और उस स्पेसिफिक अपराध के लिए मिलने वाला दंड, आईपीसी थी। इस आईपीसी के अलावा जो दूसरी चीज, मान लीजिए कोई चोरी करेगा तो चोरी कब चोरी होगी, लूट कब लूट होगी, डकैती कब डकैती होगी, किसी को अपराध के लिए उकसाना क्या होगा, अबेटमेंट क्या होगा, एक एक अपराध को डिफाइन किया गया था और उस अपराध के लिए क्या दंड मिल सकता है उसको डिफाइन किया गया था। अब उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई या कोई और ईडी या कोई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे करेगी, उस गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या होंगे, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगी और किसी भी संपत्ति की जब्ती कैसी होगी, कुल मिला के न्यायालय का ट्रायल, विचारण, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार या न्यायालयों के प्रकार कैसे होंगे, ये सारा का सारा बताया गया था सीआरपीसी में। सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ये है 1 अप्रैल 1973 का। इसको कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता, जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें यही कि न्यायालय के प्रकार क्या होंगे, पुलिस के अधिकार क्या होंगे, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके अधिकार क्या होंगे, संपत्ति की जब्ती कैसे की जाएगी, न्यायालय में किसी चीज़ का ट्रायल या विचारण है वो कैसे चलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें थी। तीसरी थी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, ब्रिटिश संसद से पास हुआ था। इसमें सिंपली ये होता है कि कौन सी बात है, कौन सी वस्तु है वो एविडेंस के रूप में ग्राह्य होगी कोर्ट में जब ट्रायल चलती है। मान लीजिए ए ने बी के साथ मारपीट करी, सी उसको खड़ा होकर देख रहा था, तो सी आई विटनेस होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में। इसमें साक्ष्य या एविडेंस के रूप में किसको लिया जाएगा। अब आपका पहला सवाल बनता है कि 1 जुलाई 2024 से आईपीसी, जिसमें अपराध की परिभाषा थी, उस अपराध के लिए दंड वर्णित था, उसके स्थान पे आ गया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस कब से आया, 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी अंग्रेजी नाम को हिंदी नाम दे दिया। देखिए वास्तविकता ये है कि इन कानूनों में कोई बहुत भारी बदलाव नहीं हुआ है, बस नाम बदलने का एक दौर चल रहा था। उस नाम बदलने के दौर में आईपीसी को बीएनएस बना दिया, क्योंकि आईपीसी में भी लगातार अमेंडमेंट या संशोधन हो रहे थे नई ज़रूरतों के मुताबिक। अब सीआरपीसी की जगह ले आए हम 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह आ गया बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसकी जगह आ गया ये अपना बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों के तीनों 2023 के। तो पहला सवाल ये बनता है कि आईपीसी को, भारतीय दंड संहिता को नए कानूनों में किसने प्रतिस्थापित किया है,
भारतीय न्याय संहिता ने क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर या दंड प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित या रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने, और इंडियन एविडेंस एक्ट को बीएसए ने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया है। इनकी मूलभूत बातें आ गई। अब बात करते हैं, देखो संसद में ये बिल कब पारित हुए। 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में तीनों बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए थे। तो ये बिल प्रथम बार पेश हुए 11 अगस्त 2023। इन बिलों पर लोकसभा में एक व्यापक बहस हुई, विपक्षी दलों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। सरकार के अपने तर्क थे। सरकार का ये तर्क था कि जो औपनिवेशिक समय के कानून हैं या ब्रिटिश समय के कानून हैं, हम उनको बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों ने, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया कि इससे पुलिस की शक्तियां ज़्यादा व्यापक हो जाएंगी। दोबारा 11 अगस्त को ये पहली बार पेश हुए दोनों के दोनों बिल। दोबारा ये बिल पेश होते हैं 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 2023 को। फिर 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में लोकसभा से पारित हो गए। 21 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुए और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर हुए, और हस्ताक्षर होने के बाद देखो इन कानूनों में लागू तुरंत नहीं हुए, इनके लिए लागू हुए क्योंकि ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। पुलिस को ट्रेन करना होता है, कोर्ट्स को तैयार करना होता है, इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये लागू हुए 1 जुलाई 2024। तो 3 सवाल ये बनते हैं कि पहली बार ये बिल कब लोकसभा में पेश हुए, 11 अगस्त। सेकंड सेशन में बिल पेश हुए 12 दिसंबर को, लोकसभा से अनुमति मिली 20 दिसंबर को, राज्यसभा से 21 को, और राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर हुए 25 दिसंबर 2023 को, और 1 जुलाई 2024 से ये कानून पूरे देश में लागू हो गए। सिंपली लागू इस तरीके से हुए कि 1 जुलाई से कोई भी अगर अपराध हुआ है तो उसकी जो एफआईआर है और उसका जो ट्रायल है वो आईपीसी के स्थान पर बीएनएस और सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस के द्वारा चलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन नए कानूनों की आवश्यकता क्यों हुई। कानून तो पहले वाले ठीक काम कर ही रहे थे। देखो सबसे ज़्यादा जो बहस हुई है संसद में, या जो सरकार है वो बार बार तर्क देती है कि हम इन कानूनों को क्यों लेके आए, तो पहला उनका तर्क ये है कि हमने औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त किया है। औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त किया है, क्योंकि जैसे आईपीसी है वो 1860 की थी, ब्रिटिश एरा की थी। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 का था। दूसरा जो बड़ा कारण दिया है, जैसे 1860 में आईपीसी है, मैंने बताया था कि आईपीसी में कोई अपराध या क्राइम की परिभाषा है, उस अपराध के लिए दंड क्या है। 1860 में कोई साइबर क्राइम के लिए नहीं सोच सकता था, 1860 में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए नहीं सोच सकता था, 1860 में कोई और साइबर फ्रॉड या ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता था। तो दूसरा उन्होंने बताया कि नए समय के अनुरूप जो नवीन अपराध हैं, जैसे साइबर फ्रॉड,
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या जो आतंकवादी कृत्य हैं, टेररिस्ट एक्ट हैं, इनको हमने नए समय के अनुरूप के जो नए अपराध हैं उनको शामिल किया है। एक तर्क और दिया कि जो आईपीसी थी वो दंडात्मक या प्यूनिटिव नेचर की थी। आईपीसी का नेचर क्या था? प्यूनिटिव नेचर था। आईपीसी का नेचर इन्होंने बताया कि आईपीसी प्यूनिटिव थी, आईपीसी दंडात्मक थी या नेचर में प्यूनिटिव थी। अब जो हम बीएनएस और बीएनएसएस लेकर आए हैं, ये जो पीड़ित व्यक्ति है या जो एप्लीकेंट है, पीड़ित और परिवादी के अधिकारों को सुरक्षित करती है। तो ये मोटा मोटी कारण बताए। आपसे अगर एग्जाम में ये पूछते हैं कि नए और पुराने कानूनों में क्या फ़र्क है, तो यही है कि औपनिवेशिक युग के कानून समाप्त हो गए। इसमें इन्होंने औपनिवेशिक युग की कुछ शब्दावली थी, जैसे ब्रिटिश क्वीन है या कुछ शब्द हैं, फिनेटिक शब्द है, या जैसे पागल या ब्रिटिश क्वीन, ब्रिटिश रूल, वो शब्द पुराने शब्द वो हटा दिए। सॉरी, वो लुनाटिक शब्द था। दूसरा लुनाटिक शब्द है, ब्रिटिश क्वीन है, उनको हटा दिया। नए समय के अनुरूप नए अपराध हैं, साइबर फ्रॉड है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेररिस्ट एक्ट है, इनको अपराध माना गया है क्योंकि 1860 में कोई ये सोच नहीं सकता था कि आने वाले ऐसे क्राइम हो गए। आईपीसी का जो दंडात्मक या प्यूनिटिव नेचर की थी, वो एप्लीकेंट, परिवादी, पीड़ित या विक्टिम के अधिकारों को सुरक्षित नहीं करती थी, और जो हमारा बीएनएस और बीएनएसएस है वो पीड़ित के अधिकारों को सुरक्षित करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम बीएनएस को, भारतीय न्याय संहिता को, फिर पढ़ेंगे बीएनएसएस को, और फिर पढ़ेंगे बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। आज की हम इस क्लास में भारतीय न्याय संहिता को पढ़ते हैं, न्याय संहिता या बीएनएस 2023 को। देखो, अब पूछे कि बीएनएस और आईपीसी में क्या फर्क है, तो बीएनएस और आईपीसी में एक फर्क ये है कि आईपीसी में 23 चैप्टर में टोटल 511 सेक्शन या 511 आर्टिकल्स थे। इसमें 20 चैप्टर हैं और 358 धाराएं हैं। बहुत सारी धाराओं को खत्म कर दिया गया है। आगे मैं बताऊंगा। बीएनएस में 20 तरह के नए अपराध जोड़े हैं, नए अपराध जोड़े हैं, जैसे मोब लिंचिंग को नया अपराध माना है, भीड़ किसी की हत्या कर देती है। चेन स्नैचिंग को नया अपराध माना है। शादी का झांसा देकर बलात्कार करने को नए अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। भारत से बाहर रहकर किसी प्रकार के अपराध का दुष्प्रेरण करना, संगठित अपराध को नए लेके आए हैं। तो 20 नए अपराध जोड़े हैं। आईपीसी के 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसमें जैसे एक बड़ा प्रावधान है राजद्रोह 124A, ये धारा लगातार चर्चाओं में रहती थी, बात करेंगे आगे डिटेल में। 33 टाइप के अपराध ऐसे हैं जिसमें सजा को बढ़ा दिया गया है, और 83 टाइप के अपराध ऐसे हैं जिसमें जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। तो ये मोटा मोटी बदलाव हुए हैं। अब बात करते हैं। देखो, ये धाराएं बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ये धाराएं बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे सवाल आएंगे। अब जो एडिशन यानी कि आईपीसी में क्या चीज़ें थी जो आईपीसी में नहीं थी और उनको बीएनएस में जोड़ दिया गया है। तो देखो, जैसे जो भी कानून होता है वो समय की ज़रूरतों के अनुरूप होता है। आप देख रहे हो भारत में बहुत भारत में कोई क्राइम कर रहे हो, 1860 में इस चीज़ को कोई सोच नहीं पाया। बीएनएस की धारा 48 में ये है कि भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर किसी को उकसा रहे हो तो उसको बीएनएस की धारा 48 के तहत अपराध माना जाएगा। देखो, अब इसमें एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे कि
भारत से बाहर रहकर कोई व्यक्ति भारत के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है तो वो बीएनएस की कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा? 48, 69, 72 सब क्लोज टू 95, तो 48 में। और ये क्यों लाया गया है? जैसे आप लॉरेंस गैंग और ये इसके एक दो एक्टिव मेंबर है जैसे गोल्डी बराड, और ये बाहर बैठ के भारत में रैंसम मांगते हैं, तो इसके लिए धारा 48। धारा 69 जोड़ी गई है। देखो इन कानूनों में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं, महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को एक स्थान पर लाया गया है और उनके लिए जो मिलने वाला दंड है उसको और अधिक कड़ा कर दिया। तो इसको अपन यहां भी जोड़ लेते हैं कि 3 नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकता क्यों? इसमें चौथा ये भी जोड़ लो, चौथा ये जोड़ लो कि महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं उनमें दंडों को अधिक कड़ा किया गया है और एक साथ इन क्राइम को चैप्टर 5 में लिए आए। कि कौन से चैप्टर में ले आए? चैप्टर 5 में इन समस्त अपराधों को समाहित कर लिया गया है। तो 69 में ये है कि बहुत सारे लोग, जैसे आप ये समझिए कि इसमें 69 में वो अपराध शामिल होंगे जो बलात्कार की परिभाषा से बाहर है। जैसे कोई व्यक्ति किसी महिला से ये वादा करता है कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा और उसके साथ लगातार यौन संबंध बनाता है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो यौन संबंध या सेक्सुअल रिलेशन है वो सहमति या कंसेंट से बनाए गए। तो 69 में धोखे से बनाए गए यौन संबंध है, चाहे विवाह का झांसा देकर हो, चाहे कोई नौकरी का झांसा देकर हो। इसमें शब्द धोखे से यहाँ दिया गया है डिसाइटफुल मीन्स। 70(2) में ये है कि 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ एक से अधिक व्यक्ति बलात्कार कहा गया है। तो इसको 95 में ये है कि अपराध करने के लिए किसी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट करना या नियोजित करना। देखो बच्चे को लोग अपराध करने के लिए इसलिए नियोजित करते हैं कि भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है उसको बच्चा माना जाएगा, और उसने अगर अकेले ने कोई अपराध किया है तो उसके विरुद्ध ना तो एफआईआर दर्ज होगी और उसको जेल की बजाय बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। तो ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो बच्चों को अपराधी कृत्य करवा रहे थे। तो छोटे बच्चे को एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए चाइल्ड टू कमिट ऑफेंस। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो धारा है वो धारा है 103 सब क्लोज 2 मॉब लिंचिंग। देखो मॉब लिंचिंग की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा बढ़ गई। मॉब लिंचिंग को ये समझना, भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। ये एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। मॉब लिंचिंग का सिंपल सा अर्थ है भीड़ के द्वारा किसी की हत्या। याद करो वर्ष 2017 में अलवर में पहलू खान एक व्यक्ति था जिसका गो तस्करी का आरोप लगाकर भीड़ ने पहलू खान की पीट कर हत्या कर दी। 2025 में गो तस्करी के आरोप में अकरम की भीड़ ने हत्या कर दी। 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में एक ऐसा मामला हुआ था। तो 2015 से 2020 के बीच करीबन 100 मामले ऐसे आए जिसमें भीड़ ने पीट कर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। तो ये ऐसी चीज़ें, अब आईपीसी में ऐसा अपराध वर्णित नहीं था। अब 1860 में जो अंग्रेज थे वो सोच नहीं पाए कि कभी ऐसे लोग भी आएंगे जो मिलके किसी व्यक्ति को मार देंगे। तो भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या होती है। इसमें भीड़ से तात्पर्य 5 या अधिक व्यक्ति। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। जो ऐसी हत्या करेगा उसको मृत्युदंड की सजा से भी दंडित किया जा सकता है। तो मॉब लिंचिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉब लिंचिंग का वर्णन है 103(2), ये सारी की सारी बीएनएस की धाराएं हैं। बढ़ो आगे। 106 सब क्लोज 2 में बीएनएस में कोई ऐसा कृत्य या कार्य करना जिससे किसी अन्य व्यक्ति की
गड़ी को चला रहा है या कोई बिल्डिंग इस तरीके से बना रहा है कि जो और लोगों के लिए डेंजरस हो सकती है, जैसे आप प्रॉपर मतलब गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन करना, तो लापरवाही से किसी की वजह से, पीछे आप याद करो 2023 में बिहार में काफ़ी सारे पुल गिरे थे जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पहली बार डिफाइन किया गया है और ये धारा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ कैसे। देखो, जितने भी बड़े अपराधी हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, चाहे वो आर्थिक अपराध करें, चाहे भूमाफिया या ज़मीनों पर कब्जा करने वाले लोग हो, चाहे वेश्यावृत्ति करवाने वाले लोग हो, चाहे लूट या डकैती करने वाले लोग हों, या कोई और तरह की अवैध गतिविधि करने वाले लोग हों, उनको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में लाया गया। और यहाँ पुलिस को ये अधिकार दिया गया है कि उस संबंधित थाने का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो एप्लीकेशन एसपी साहब के मार्फत डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देगा और उस ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति मादक पदार्थ या एनडीपीएस, साइकोट्रोपिक या नारकोटिक सब्सटेंस का व्यापार कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, वेश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है, चोरी, लूट, अपहरण, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये याद रखना मोस्ट। और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो तुच्छ, जैसे कोई पॉकेट मार या कुछ छोटे जो ऑफेंस करेगा उसके लिए छोटे संगठित अपराध। अगली बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 113, टेररिस्ट एक्ट या आतंकवादी कृत्य की धारा है, जिसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कोई खतरा पहुंचाने के लिए कोई विस्फोटक पदार्थ एकत्रित करेगा या इस तरीके के टेररिस्ट एक्ट करेगा, उसको परिभाषित किया गया है। और 152 नई धारा है। आईपीसी में एक धारा थी 124A, ध्यान से समझना। 124A को राजद्रोह या सेडिशन की धारा मानी जाती थी, राजद्रोह या इसको सेडिशन बोला जाता था। देखो, इस धारा का बार बार विरोध हो रहा था। याद करो, भगत सिंह जी ने अप्रैल 1929 को जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, जो 2 बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और उनके विरोध में, तो उनके खिलाफ 124A में मुकदमा चला था राजद्रोह में। भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे, हमारे रिवोल्यूशनरी थे, उनके विरुद्ध मुकदमा 124A में चलता था। इसलिए चर्चा में थी कि जो मान लीजिए नक्सलाइट या आतंकवाद के वैचारिक रूप से कोई भी व्यक्ति सपोर्ट कर रहा हो तो उनके विरुद्ध 124A में मुकदमा चलता था। अब राजद्रोह की जगह हमने नई धारा लेके आए 152 कि कोई भी व्यक्ति भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी, एकता, यूनिटी और अखंडता, इंटीग्रिटी को जो खतरे में डालेगा उसके विरुद्ध धारा 152 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये धारा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट धाराएं ये एग्जाम। अब देखो, एक नया काम किया है। देखो, भारत में 5 प्रकार के दंड प्रचलित थे। कोई भी आप क्राइम या अपराध करेंगे उसके लिए आपको 5 प्रकार के दंड दिए जा सकते थे। अब बीएनएस की धारा 4, बीएनएस का आर्टिकल या धारा सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4 में एक नया अपराध बढ़ा के कर दिया। जैसे पहले अपराध था, डेथ का मतलब होता है मृत्यु दंड, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। एक कारावास की सजा होती थी, 2 प्रकार की होती थी। रिगोरस, रिगोरस मतलब सश्रम, जिसमें कैदी से काम करवाया जाता है। सिंपल, जिसमें कैदी से काम नहीं करवाया जाता। संपत्ति की जब्ती, फोर्फिचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती। और 5वां था जुर्माना। ध्यान रखना, जुर्माना भी दंड है। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने कोई अपराध किया हो, किसी न्यायालय ने आपको इम्प्रिजनमेंट या ऐसी सज़ा नहीं सुनाई, लेकिन आपके अगर जुर्माना लगा दिया तो वो जुर्माना भी सज़ा का एक प्रकार है। अब इनके स्थान पर ये सारी की सारी सजाएं वर्णित थी आईपीसी में। बीएनएस के सेक्शन 4 में दंड को परिभाषित करते हुए एक 6ठी प्रकार की नई सजा F या 6 में वर्णित की है, जिसका नाम है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस। आप देखते हो कि
यूरोपियन कोर्ट्स कोई तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा हो तो उसको ये कह दें कि लोगों को 4 सप्ताह तक तुम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर यातायात नियमों के लिए जागरूक करोगे। भारत में अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बीएनएस की धारा 4 में दंड के 6ठे प्रकार के रूप में सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस में क्या होगा, पेड़ लगाना होगा, सड़क की सफाई करनी होगी, वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों की सेवा करना होगा, उसको डिफाइन नहीं करते हुए बस यही कहा है कि न्यायालय का विवेक क्या होगा। याद करो, पुणे में एक किशोरी या जुवेनाइल लड़के ने एक्सीडेंट से और 2 लोगों को मार दिया था, कोर्ट ने उसको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई, उसकी ज़बरदस्त आलोचना भी हुई। तो ये जो नई प्रकार की 6ठी सज़ा है कम्युनिटी सर्विस, ये भी तुम्हारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं कम्युनिटी सर्विस क्या होगी। अब कम्युनिटी सर्विस किन लोगों को सुनाई जा सकेगी? देखो, नई सजा है बीएनएस में सामुदायिक सेवा। बीएनएस की धारा 4 सेक्शन 4 में सामुदायिक सेवा को परिभाषित नहीं किया गया है कि एक्चुअल में सामुदायिक सेवा में होगा क्या, वो न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अब सामुदायिक सेवा की सजा किस प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्तियों को सुनाई जाएगी, तो उसमें ये लोग आएंगे। देखो, एक तो सरकारी कर्मचारी जो गैरकानूनी रूप से कोई व्यापार करता है। देखो, सेवा नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी व्यक्ति है वो लाभ का अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। अब दूसरे किसी काम को करने या रोकने के लिए आत्मदाह करने की कोशिश करना। आप देखना, भारत में लोग वीरुगिरी बहुत ज़्यादा करते हैं। वीरुगिरी का मतलब, जैसे शोले में वीरू को बसंती से शादी करनी थी, मौसी को मनाना था, वो टंकी पे चढ़ गया, है ना, तो लोग, कोई सरकारी अधिकारी समझ लीजिए किसी ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, वो अब वो नगर पालिका वाले जेसीबी लेके आए, भाई साहब जाके टंकी पे चढ़ जाएं, टंकी पे चढ़ के गए, भैया अगर मेरा कुछ भी तुमने तोड़ फोड़ करी तो मैं टंकी से कूद जाऊंगा। तो वो इसको 226 बीएनएस में क्राइम बनाया गया। आगे पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा अजीब सा काम किया है। कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करता है और उस चोरी की गई संपत्ति की कीमत 5,000 रुपये से कम है तो उसको कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाएगी। एक सार्वजनिक स्थान पर नशे में धुत होकर कोई व्यक्ति अभद्र या अशिष्ट प्रदर्शन करता है। अब भाई, सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति नशे में धुत होगा तो वो अशिष्ट प्रदर्शन ही करेगा। मानहानि या डिफेमेशन, ये 5 स्थितियां हैं जिसमें सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई जाएगी। याद रखना ही आएगा। सामुदायिक सेवा से पहले केवल 5 प्रकार की सजा थी। इसका वर्णन बीएनएस की धारा 4 में, और 4 में भी एफ या च में इसका वर्णन है। इंग्लिश में एफ, हिंदी में च। और ये इन 5 प्रकार के लोग हैं जो किसी की मानहानि या डिफेमेशन करेगा, कोई शराब या अन्य कोई टॉक्सिकेटेड नशे में सार्वजनिक स्थान पर अभद्र प्रदर्शन करेगा, कोई पहली बार चोरी करेगा और उस चोरी की कीमत 5,000 रुपये से कम हो उस संपत्ति की, कोई सरकारी अधिकारी या अन्य किसी को काम करने से रोकने के लिए आत्महत्या की धमकी देगा, और सरकारी कर्मचारी कोई लाभ के व्यापार में संलिप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। एक देखो, एक अंतर बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। देखो, 2 प्रकार की संपत्तियां होती हैं। एक तो चल या मूवेबल संपत्ति, एक होती है अचल संपत्ति। देखो, तुम्हारे पास प्लॉट या जमीन है, वो अचल या इमूवेबल संपत्ति है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जा सकते। गोल्ड, कैश या कोई और जो चीज़ है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आईपीसी में तो ये चीज़ें आई गई थी भाई, वो चीज़ें जो ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ इनटेंजिबल या अमूर्त चीज़ों को शामिल किया है, जैसे पेटेंट और कॉपीराइट है, उसको भी मूवेबल प्रॉपर्टी में माना है। किस में माना है? बीएनएस में माना है, क्योंकि 1860 में तो ये संभव नहीं था कि पेटेंट या कॉपीराइट जैसे कोई चीज़ को हम प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता दे सकें। तो अभी बीएनएस में क्या किया है, जैसे किसी ने किसी आविष्कार या इनोवेशन का पेटेंट करवाया है या किसी का स्पेसिफिक कोई कॉपीराइट है, तो उसको हम
मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति में परिभाषित कर दिया बीएनएस में। आ जाओ, अब देखो, अब तुमसे बीएनएस की कुछ जरूरी बातें देखो। बीएनएस की सबसे जरूरी बात ये है कि महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं उन अपराधों को प्राथमिकता देते हुए उनमें सजा को कड़ा किया गया है, और वो सारे के सारे अपराध एक साथ चैप्टर 5 में ले आए। तो वुमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट जो क्राइम होंगे उनको कौन से चैप्टर में ले आए? चैप्टर 5 में। और इन अपराधों में सजा को कड़ा किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध हैं वो भी तो है, और महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं उनमें सजाओं को और अधिक कड़ा किया गया है। देखो, अब अगले जो महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं उसको चैप्टर 5 में रखा गया है। अगले जो हिनस क्राइम होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो क्राइम है उनको हिनस माना गया है, जैसे मारपीट करना किसी के साथ, किसी को इंजर्ड कर देना, किसी को मर्डर करने का प्रयास करना, किसी को परमानेंट डिसेबल या स्थायी विकलांग बना देना, किसी की हत्या कर देना, उनको चैप्टर 6 में लेके आए हैं। तो बीएनएस के चैप्टर 6 में। अब बात करते हैं, देखो, बच्चे की परिभाषा आईपीसी में पहले नहीं थी, हालांकि बच्चे की जो परिभाषा है वो जेजे एक्ट में थी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जेजे एक्ट में थी। अब बीएनएस में कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम है उसको बच्चा माना गया है। एक देखो, लिंग की परिभाषा में इन्होंने बहुत जोरदार काम किया है। देखो, आईपीसी में दो ही प्रकार के लिंग वर्णित थे। आईपीसी में दो ही प्रकार के लिंग वर्णित थे, मेल और फीमेल। आईपीसी में मेल फीमेल, क्योंकि 1860 में कोई ये नहीं सोच पाता था कि समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी आएंगे। देखो, ट्रांसजेंडर का सिंपल सा अर्थ है कोई व्यक्ति जिसका जिस जेंडर में जन्म हुआ है वो उससे अलग प्रकार का ओरिएंटेशन या अपनी इच्छा व्यक्त। मान लीजिए कोई व्यक्ति जन्म से पुरुष या मेल है लेकिन उसकी रुचि या आदतें महिलाएं वाली हैं तो उसको ट्रांसजेंडर या उभयलिंगी कहेंगे। पहली बार ट्रांसजेंडर की परिभाषा दी है, और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के जब तक कानून में मेल और फीमेल के अलावा आईपीसी में तो और कोई धारा ही नहीं थी, तो ट्रांसजेंडर के अधिकारों को सुरक्षित कैसे करेंगे जब उनके बारे में कोई शब्द ही नहीं होगा। तो ट्रांसजेंडर को पहली बार डिफाइन किया गया है। देखो, ज़्यादा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। 2012 से एक नाज फाउंडेशन है जो ट्रांसजेंडर के राइट्स को सुरक्षित करना चाह रहा था, उनके अधिकारों को। और इस ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन होगी वो वही होगी जो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 में है। तो ट्रांसजेंडर के राइट को सुरक्षित करने के लिए कौन सा कानून है? ट्रांसजेंडर पर्सन उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 में। तो दूसरी परिभाषा है जो नहीं लेके आए हैं, वो लेके आए हैं ट्रांसजेंडर की परिभाषा को। और एग्जैक्ट धारा मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसजेंडर की धारा है 210 में ट्रांसजेंडर को परिभाषित किया गया है। हाँ, दो 10 में लिंग की परिभाषा को दी गई है। बीएनएस का 2 सब क्लोज 10, 2 सब क्लोज 10 में लिंग की परिभाषा दी गई है, और उस लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को भी पहली बार शामिल किया गया है। और पूछे कि ट्रांसजेंडर की परिभाषा क्या होगी, तो ट्रांसजेंडर की परिभाषा वही होगी जो ट्रांसजेंडर पर्सन राइट एक्ट 2019 में बताई गई है। आगे बढ़ते देखो,
एक नया चेंज ये किया है, देखो ध्यान रखना, बीएनएस की धारा 85 में विवाहित महिला के विरुद्ध जो क्रूएल्टी या क्रूरता होती थी उसको परिभाषित किया गया। समझना, आईपीसी की धारा 498 में दहेज के लिए क्रूरता को अपराध माना गया था, लेकिन उस क्रूरता को डिफाइन नहीं किया गया था। तो दहेज या डोवरी के लिए क्रूरता या क्रूएलिटी है, उसको धारा 85 में वर्णित किया गया है। कुछ पुराने ब्रिटिश शब्द हैं जैसे कॉलोनियल रेमनेंट्स लाइक ब्रिटिश कैलेंडर, उसको हटा दिया, क्वीन को हटा दिया, ब्रिटिश इंडिया शब्द को हटा दिया, जस्टिस ऑफ द पीस को हटा दिया, लुनाटिक, इंसेन और इडियट इन शब्दों को हटा दिया गया, पागल, मानसिक रूप से बीमार और बेवकूफ इन शब्दों को हटा दिया गया। मैंने बताया था कि बीएनएस में नया काम ये किया है कि जो 33 प्रकार के अपराध हैं उसमें सजा की अवधि को मामला बढ़ा, प्रकार के जो अपराध हैं 23 प्रकार के अपराधों में न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है कि कोई ये अपराध है तो मिनिमम इतनी सजा तो मिलेगी मिलेगी। अगला ये है देखो, बीएनएस की धारा 4 में दंड वर्णित था, धारा 5 में नई सजा वर्णित की गई है जिसको सामुदायिक सेवा कहा गया है, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो ये सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस की सजा किन किन को दी जाएगी वो हम बात कर चुके हैं। ये हम बात कर चुके कि नई धाराएं कौन कौन सी हैं, सेक्शन 48, 69। हाँ, एक नई धारा जिस पर हमने बात नहीं करी थी, संगठित अपराध की कर ली, टेररिस्ट एक्ट की कर ली। अब जो नई धारा है वो 226 है। मान लीजिए कोई लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर अपना कोई काम कर रहा हो, उसको वो काम करने से रोकने के लिए कोई व्यक्ति ये कहे कि ये काम मत कर नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। जैसे कोई किसी का कब्जा इंक्रोचमेंट हटा रहा हो तो वो कहे मैं सुसाइड कर लूँगा, उसको अपराध माना है धारा 226 में। स्नैचिंग, देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 1860 में पल्सर मोटरसाइकिल नहीं होती थी जिस पे बैठ के दो लड़के किसी महिला की गले की सोने की चेन को झपट्टा या मार के या स्नैच करके ले जाए, लेकिन अब स्नैचिंग की कोई अलग से धारा नहीं थी और ये घटनाएं बहुत आम हो गई है। तो 304 में स्नैचिंग या किसी से झपट्टा मारकर कुछ छीन लेना को नए क्राइम के रूप में डिफाइन किया गया। अब देखो जो धाराएं हटाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, आपसे एग्जाम में पूछें धाराएं हटाई कौन सी गई है, तो राजद्रोह या सेडिशन की धारा 124 है, क्योंकि इस धारा का उपयोग मूलतः भारतीय क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेज करते थे। इसकी जगह हमने धारा 153 आ गई। 377, देखो 377 है समलैंगिकता। समलैंगिकता या प्रकृति के विरुद्ध जो सेक्स जो होता है, अगेंस्ट नेचर जो होता है, जिसमें एक मेल दूसरे मेल से सेक्स करे या कोई मेल किसी एनिमल से सेक्स करे, उसको हटा दिया गया। प्रकृति के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध, इन नेचुरल जो इंटरकोर्स है उसको हटा दिया गया। हालांकि इससे कुछ समस्याएं भी आई हैं, जैसे इसमें इसके देखो बैकग्राउंड में ये स्टोरी थी कि जो ट्रांसजेंडर्स के राइट प्रिजर्व कर रहे थे, तो दो ट्रांसजेंडर के बीच में सहमति से यौन संबंध जो बनता है उसको कोर्ट पहले ही नल एंड वॉइड घोषित कर चुका था, उसको अपराध नहीं माना गया। तो लेकिन अब इसमें ये दिक्कत है कि किसी मेल के सहमति के बिना ऐसा अपराध हो जाए तो उसको कहाँ कवर करेंगे। एक है धारा 497 आईपीसी जिसको हटाया गया है, इसको बोलते हैं व्यभिचार। व्यभिचार में क्या होता था, एक विवाहित पुरुष किसी अन्य विवाहित महिला के साथ किसी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाता है
तो उसको बोलते थे व्यभिचार, अडल्ट्री। लेकिन इसमें ऐसा संबंध रखने वाला केवल पुरुष दोषी होता था, महिला दोषी नहीं होती थी। तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता था। तो व्यभिचार को अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। राजद्रोह अपराध नहीं रहा, अप्राकृतिक यौन संबंध, प्रकृति विरुद्ध अननेचुरल सेक्स को अपराध नहीं रहा, और व्यभिचार या अडल्ट्री जो है एक विवाहित पुरुष द्वारा अन्य विवाहित महिला से शारीरिक संबंध बनाना, वो भी अपराध नहीं रहा। जी अब अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मैं वादा करता हूँ इससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे, तो इस शॉर्ट एंड स्वीट सी क्लास को आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको MCQ टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दूंगा। आप कमेंट करें, अगर आपको ये क्लास इंग्लिश में चाहिए तो मैं इसका आपको इंग्लिश वर्जन में भी क्लास अपडेट कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।